नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीआर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द विचार और अध्याय 4 का ये तीसरा भाग है। इससे पहले हम अध्याय 4 के 2 भाग पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हमने संज्ञा के बारे में डिटेल में पढ़ा था और भाग 2 में हमने सर्वनाम के बारे में डिटेल में पढ़ा था। यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आज हम अध्याय 4 का तीसरा भाग पढ़ रहे हैं और तीसरे भाग में तीसरा टॉपिक है क्रिया। ठीक है, तो आज हम क्रिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। क्रिया के बिना कोई भी जो भी वाक्य होता है वो पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। देखिए, किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा को माना जाता है, तो वो है संस्कृत। ठीक है, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। धातु देखिए क्या है? हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है। हिंदी क्रियापदों का मूल रूप क्या है? धातु है। धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं। जैसे पढ़ना, तो क्या बना? पढ़ना। उठ, उठ में ना जोड़ा तो हमने क्या बना? उठना आदि। तो देखिए, धातु में ना जोड़ने से ही हिंदी के क्रियापद बनते हैं। अब पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। पढ़ना, उठना, है ना, चलना, सोना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो पढ़ में धातु में ना जोड़ने से क्या बना? क्रियापद बना। ठीक है, तो पढ़ क्या है? पढ़ धातु है। धातु में हमने क्या जोड़ा? ना जोड़ने से क्या बन गया? पढ़ना। और पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। उसी प्रकार से उठ धातु है। धातु में हमने जोड़ा ना, मिलकर क्या बना? उठना। और ये क्या है? उठना शब्द क्रिया है। ठीक है, परिभाषा देखिए, परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया के भेद की बात करें तो देखिए, क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर, 3 आधार पर यहाँ पर हमें क्रिया के भेद बताए गए हैं। सबसे पहला है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर देखिए, क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक तो होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। आपने नाम सुना होगा सकर्मक क्रिया का और अकर्मक क्रिया का। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कर्म के आधार पर है ये, है ना। इसी प्रकार से देखिए, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, तो संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। ठीक है, ये किसके आधार पर है? संरचना के आधार पर। काल के आधार पर बात करें तो भूतकालीन क्रिया, वर्तमानकालीन क्रिया, भविष्यकालीन क्रिया, ये 3 प्रकार हो गए काल के आधार पर। तो देखिए, क्रिया के भेद यहाँ पर हमें बताए गए हैं, 3 आधार पे बताए गए हैं। एक तो कर्म के आधार पर, एक हमें बताए गए हैं संरचना के आधार पर और एक हमें बताए गए हैं काल के आधार पर। ठीक है, तो देखिए, इनको डिटेल में भी बताया गया है, डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किए जाने वाले भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। देखिए, कर्म के आधार पर क्या बताया गया है कि क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, और देखिए, इसमें क्या बताया गया है? इस आधार पर क्रिया के प्रमुख 2 भेद हैं। इस आधार पर क्रिया के 2 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, स अर्थात सहित, स का अर्थ क्या है यहाँ पर? सहित। अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, यानी कि सकर्मक क्रिया यानी क्रिया जो क्रिया है वो किसके साथ है? कर्म के साथ, है ना। परिभाषा देखिए, जिस क्रिया का फल
कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, है ना, कर्ता को छोड़कर किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है ना। तो देखिए इनमें अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है तो उत्तर होगा चित्र। क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है, यानी कर्म कर रहा है। तथा इसमें देखिए गीता क्या बजा रही है तो उत्तर क्या होगा? सितार बजा रही है, तो ये भी क्या है? कर्म। सकर्मक क्रिया के दो भेद। तो देखिए सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, कौन कौन से हैं? एक तो होती है एक कर्मक और एक होती है द्विकर्मक। एक कर्मक यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे क्या कहेंगे? एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ अखबार पढ़ रही है, यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म जो कि क्या है? पढ़ना, वो हो रहा है, तो ये क्या है? एक कर्मक क्रिया है। इसके बाद देखिए द्विकर्मक क्या होता है? जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्म क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो देखिए क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को। छात्र सीख रहे हैं ना, तो इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं। तो जिस वाक्य में दो कर्म एक साथ घटित होंगे तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा है अकर्मक क्रिया। हमने सबसे पहले कर्म के आधार पर हम क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? सकर्मक क्रिया। दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? देखिए जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव किस पर? फल पर, या क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता हो क्योंकि कर्म प्रयुक्त नहीं होता तो उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है। जैसे आशा गाती है, कौन गाती है? आशा। तो देखिए गाना क्या है? कर्म हो गया, और आशा क्या है? कर्ता है। तो देखिए इस वाक्य में क्या हो रहा है? क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है ना। तो क्रिया का प्रभाव या फल जो है वो कर्ता पर पड़े तो वो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया, है ना। नेक्स्ट है संरचना के आधार पर। पहला आधार हमने देखा कर्म के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार में देखिए वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। देखिए संरचना के आधार पर भेद क्या है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इन आधारों पर किए जाने वाला जो भेद है वो भेद संरचना के आधार पर कहलाता है। ठीक है। तो इसके 5 प्रकार हैं। अब देखिए संरचना के आधार पर जो भेद किया है क्रिया का उसके 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो। जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे अतिथि आ गए हैं, स्वागत करो। इस वाक्य में आ गए मुख्य क्रिया है। आ गए क्या है? मुख्य क्रिया है। और स्वागत करो सहायक क्रिया है। देखिए इसमें कहा जा रहा है ना कि आ गए क्या है? मुख्य क्रिया, और स्वागत करो तो ये क्या है? सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो आप समझ गए संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं।
जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। ठीक है। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती हैं। तो देखिए जो मुख्य क्रिया होती है इसके साथ सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती है, मतलब एक भी हो सकती हैं और एक से अधिक भी हो सकती हैं। ठीक है। दूसरा है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद की बात करें तो दूसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है? देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं। कौन से? संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। तो देखिए किसे कहते हैं नाम धातु क्रिया? संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं और उन्हें क्या कहेंगे? नाम धातु कहते हैं। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? नाम धातु। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तो उसे नाम धातु क्रिया कहेंगे। ठीक है। जैसे देखिए हाथ, हाथ क्या है? संज्ञा है। हाथ शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है ना। तो इसका नाम धातु बना हथिया। ठीक है। इसमें प्रत्यय जोड़ दिया, क्या हुआ? का नाम धातु क्या बन गया? हथिया। इसके बाद देखिए क्रिया क्या बना? हथियाना। तो देखिए इसमें ना प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? ये हथियाना, ये क्रिया बन गया। इसके बाद देखिए सूखा, सूखा विशेषण शब्द है। अब देखिए नाम धातु हो गया ये सूखा, है ना। तो ये नाम धातु जब धातु की तरह हम इसका प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है? ये नाम धातु। अब ये सूखा क्या हो गया? नाम धातु। अब जब इसमें हम प्रत्यय जोड़ देंगे तो प्रत्यय लगा देंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? क्रिया का। तो क्या बनेगा? ये सुखाना। तो क्या हो गया? ये क्रिया हो गई सुखाना। ऐसी तरीके से देखिए अपना, अपना क्या है? सर्वनाम शब्द है और ये देखिए अपना नाम धातु हो गई। अब इसमें जब हम प्रत्यय जोड़ देंगे, प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रिया का निर्माण होगा। तो क्रिया क्या बनेगी? अपनाना। ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं हैं। देखिए संज्ञा विशेषण सर्वनाम शब्दों से जब ये नाम धातु बनी और प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? क्रिया बन गई। ठीक है। ये क्या है? हथियाना, सुखाना, अपनाना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 100 में प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया के भेद हम पढ़ रहे हैं संरचना के आधार पर। सबसे पहले हमने पढ़ा संयुक्त क्रिया, दूसरा हमने पढ़ा नाम धातु क्रिया और तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन ना कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे। इसमें क्या करेगा? देखिए जो कर्ता स्वयं कार्य का संपादन नहीं करे, स्वयं मतलब खुद काम का संपादन नहीं करे, खुद काम को ना करे, किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उससे, तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया, अतः यह प्रेरणार्थक क्रिया है। तो देखिए एग्जाम में इस प्रकार से ही वाक्य पूछ लिए जाते हैं कि सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, है ना। तो इसमें आप बताइए कि प्रेरणार्थक क्रिया है या नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए प्रेरणार्थक क्रिया है। कैसे है? क्योंकि एग्जाम्पल दे रखा है कि सरपंच ने क्या किया? स्वयं कार्य नहीं किया, उसने अन्य लोगों को प्रेरित करा और उन्होंने तालाब का निर्माण करवाया, है ना, और उनसे उसने तालाब निर्माण करवाया। तो यह क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें क्या करता है? कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि कोई दूसरे से करवाता है वो कार्य, है ना। तो ये हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद देखिए दूसरा नेक्स्ट है द में पूर्णकालिक क्रिया। हम क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं संरचना के आधार पर। सबसे पहला संयुक्त क्रिया पढ़ा, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा है पूर्णकालिक क्रिया। अब पूर्णकालिक क्रिया देखिए क्या है? जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्णकालिक क्रिया क्या है? देखिए जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों, जब किसी वाक्य में कितनी क्रियाएं?
दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया का रूप दे दिया जाता है ना। जैसे बलबीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, वह पढ़कर सो गया। तो देखिए इन वाक्यों में खेलकर, खेल मूल धातु है, कर पढ़कर, पढ़ क्या है मूल धातु है पढ़, और इसमें क्या जुड़ा है कर, पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए पूर्णकालिक क्रिया का एक रूप तत्कालीन क्रिया भी है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है। और देखिए इसमें तथा धातु योग ते से इस क्रिया का पद निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, इसमें आते ही तत्कालिक क्रिया है। आते ही क्या है, तत्कालिक क्रिया है। ठीक है, तो पूर्णकालिक क्रिया का एक रूप क्या है, तत्कालिक क्रिया भी है। और इसमें क्या होता है, एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है। ठीक है, और धातु प्लस ते, देखिए धातु योग ते से इस क्रिया का, इस पद क्रिया पद का निर्माण होता है। जैसे ये है ना धातु आते ही, है ना, तो ये क्या है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ये में कृदंत क्रिया। ठीक है, कृदंत क्रिया क्या है, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया शब्द में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, तथा कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। तो देखिए क्रिया शब्दों में जो जुड़ने वाले प्रत्यय हैं वो तो क्या कहलाएंगे, कृत प्रत्यय कहलाएंगे। और कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। ठीक है, क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया क्या कहलाती है, कृदंत कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए क्रिया क्या है, चलना है ना, चल लिख, ये क्या है, क्रिया है। अब इसमें देखिए कृदंत क्रिया, चलना, चलता, चलकर, लिख से क्या बना, लिखना, लिखता, लिखकर। तो देखिए यहाँ पर जो क्रिया शब्द दे रखे हैं चल लिख, है ना, और इसमें जब प्रत्यय जुड़ा तो क्या बने, ये चलना, चलता, चलकर, है ना, और ये क्या है, कृदंत क्रिया कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा है काल के आधार पर। काल के आधार पर जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं, उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं। ठीक है, काल के आधार पर सबसे पहला है भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया क्या है, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, वो भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया, उसने बहुत सुंदर गीत गाया, तो ये सब क्या है, भूतकालिक क्रिया। इसके बाद देखिए ब में वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया क्या होती है, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है, तो इससे क्या बोध हो रहा है, हमें वर्तमान काल का बोध हो रहा है। वर्तमान कार्य में कार्य संपन्न हो रहा है, मतलब वो कार्य वो कर रहा है अभी, है ना, तो ये क्या है, वर्तमान कालिक क्रिया है। इसके बाद देखिए 7वें नंबर पे है भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, वो भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं उसे। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, तो देखिए गार्गी एक लड़की का नाम है, गार्गी क्या करेगी, छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, तो ये भविष्य की बात हो रही है। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। अब ये कार्य जो है वो कब होगा, भविष्य में होगा, है ना, आने वाले समय में होगा,
तो ये कौन सा क्रिया कहलाएगी? भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा। उसने भाग लिया नहीं है दिनेश ने, दिनेश जो है निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो ये क्या है? भविष्यकालिक क्रिया है। ठीक है। तो आज हम इसको यहीं तक पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जो क्रिया वाला टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम विशेषण को डिटेल में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।